नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो आलम इस्लाम की ख़बरें हैं उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं और पूरी अहमियत के साथ पेश करते हैं। तो बहरहाल आज की जो पहली खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो गज़ा से मुताल्लिक़ है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी जो हुई थी उस पर अमलावरी का आगाज़ हो चुका है। साथ ही इस माहदे के तहत कैदियों की रिहाई का जो मनसूबा बनाया गया था उस पर भी अमलावरी शुरू हो चुकी है। मिसाल के तौर पर आपको बता दें कि इसराइल के जो मग़विया बाशिंदे हैं उनमें से 3 को हमास ने रिहा कर दिया है और रेड क्रॉस के हवाले भी कर दिया गया है और वो इसराइल पहुंच चुके हैं। जबकि उसके एवज़ यानी 3 मग़विया इसराइली शहरियों के एवज़ इसराइली हुकूमत ने 90 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, जिसमें आपको बता दें कि 69 ख़वातीन हैं और 21 जो हैं 22 जो हैं वो नौजवान हैं, जिनकी उम्रें बताया जाता है कि 12 साल से लेकर 18 साल के ये लड़के हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में फ़लस्तीनियों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है और आप देखेंगे कि जैसे ही 90 फ़लस्तीनी जिसमें आपको मैंने बताया कि तकरीबन 70 ख़वातीन और 22 नौजवान शामिल है वो गज़ा में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और बही खाहों की कसीर तादाद उनका इस्तकबाल करती है। और आपको ये बता दूँ कि ये जो कैदी जो रिहा पाए हैं इसराइली जेलों से वो मकबूजा मगरबी किनारा पहुँचे और वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए और अपने फ़लस्तीनी भाइयों की रिहाई का जश्न मनाया। हालांकि इसराइल ने किसी भी जश्न की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसराइल में अब इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो जश्न मनाते फ़लस्तीनियों को रोक सके। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि पीर को रेड क्रॉस की बसें 90 फ़लस्तीनी कैदियों को लेकर रमला में पहुंची और वहां हज़ारों की तादाद में लोगों ने जश्न मनाया और जो कैदी बसों से उतरे तब उन्हें अपने कंधों पर उठाकर नारे लगाए खुशी में। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 15 माह से ये जंग जारी थी और अब आप देखेंगे कि जंग का खात्मा अमल में आया, यानी जंग बंदी का पहला मरहला शुरू हो चुका है। वैसे भी जहाँ तक जंग बंदी माहदे का सवाल है, इस माहदे के तहत 1000 ता 2000 फ़लस्तीनी कैदियों के रिहा किए जाने की पूरी उम्मीद है। वैसे भी आपको बता दें कि जिन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया उनमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 69 ख़वातीन हैं और 22 जो हैं वो टीनेजर लड़के हैं और इन लड़कों की उम्रें बताया जाता है कि 12 साल से लेकर 18 साल की हैं। और आपको ये भी बता दें कि इनमें 62 साला खालिदा जर्रार भी शामिल हैं। और वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक जश्न का सवाल है तो आप देखेंगे कि फ़लस्तीनी कैदियों की खैर मकदम के लिए जो फ़लस्तीनी जमा हुए थे वो उनमें देखेंगे कि अल-फतह है, हमास है, फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और दूसरे मज़ाहमती ग्रुपों के जो परचम ये लोग थामे हुए थे। और इसके अलावा आपको बता दें कि पहले मरहले के तहत हमास 33 इसराइलियों को आइंदा 42 दिन में रिहा करेगा, यानी वक्फे से रिहा किया जाएगा। आपने देखा कि आज 3 मग़विया इसराइली शहरियों की रिहाई अमल में आई है और फ़लस्तीनियों ने ख़ास तौर पर हमास के जो मुज़ाहिमतकार हैं उन्होंने इन मग़वियों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, उन्हें तोहफ़े पेश किए और उन्हें हंसते मुस्कुराते विदा किया। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक सुलह का सवाल है, आप देखेंगे कि सुलह या जंग बंदी हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। गज़ा में फ़लस्तीनी वापस भी हो रहे हैं, लेकिन वो वापस होते हुए जब देख रहे हैं अपने घरों को तो मलबे के ढेर में तब्दील देख रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको ये बताना ज़रूरी है कि गज़ा की जो आबादी है वो तकरीबन 23 लाख है। और आपको ये भी बता दूं कि अमरीकी मुहक़क़ीन की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गज़ा के 60% इमारतें ज़मीन दोज़ हो चुकी हैं और 90% गज़ा के जो वो हैं घर हैं वो तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। इस तरह की ये बात कही गई है और ये कहा गया है कि 90% गज़ा की आबादी बेघर हो गई है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है और बहुत ही ख़तरनाक बात यह है कि इसराइल की दरिंदगी के नतीजे में, उसकी बमबारी के नतीजे में उसने 85,000 टन बम बरसाए, बारूद की बारिश की, जिसके नतीजे में ये कहा जाता है कि 90% गज़ा की आबादी बेघर हुई और 60% इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि 42 मिलियन टन मलबा जमा हो गया है, जिसे हटाने के लिए बरसों लग जाएंगे। और आपको ये बता दें कि पिछले
467 दिन यानी 467 डेज से हर दिन औसतन 100 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश करते रहे हैं। फ़लस्तीनियों की अलमनाक दास्तां है और आपको ये बता दें कि हर 10 में से 9 लोग यानी फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 11,160 फ़लस्तीनी हनूज़ लापता है। हो सकता है कि वो उनकी लाशें जो हैं वो मलबे के ढेर में दबी हुई हों। और एक अहम बात यह है कि 1 लाख फ़लस्तीनी गज़ा को छोड़ चुके थे। वैसे भी शुमाली गज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि 70% शुमाली गज़ा तबाह हो चुका है, वहाँ के 92% मकानात तबाह हुए हैं, 88% स्कूल्स को नुकसान पहुँचा है। वैसे भी नाज़रीन, जब जंगबंदी होती है तो अवाम बहुत खुश होते हैं, ख़ासतौर पर फ़लस्तीनी इस कदर खुश हुए कि उन्होंने ये भी नहीं मालूम किया कि जंगबंदी में ताख़ीर हुई, यानी जंगबंदी के आखिरी लम्हात में भी इसराइल की बमबारी में, इसराइल के हमलों में, फ़िज़ाई हमले में एक ख़ानदान तबाह व बर्बाद होकर रह गया। और आपको बता दूं कि अब वो खातून जिसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी शहीद हो चुके हैं, उनका शौहर शहीद हो चुका है और 2 बच्चियां ज़ख्मी हैं, वो अब यही नारे लगा रही है, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो अब अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइल ने आखिरी लम्हात में भी दरिंदगी का मुजाहरा किया। और आपको ये बता दूं कि ये जो गज़ा क्या ख़ानदान है, अल खिदरा ख़ानदान कहा जाता है इसे, और उसमें बताया जाता है कि वो जो खातून है उनका नाम हन्नान है और हन्नान का 16 साला बेटा अदली और 6 साला बेटी समा और उनके वालिद जो है अहमद तीनों शहीद हो चुके हैं। तो बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात हैं बहुत ही दर्दनाक वाक़यात हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिन गज़ा के जो मकीन हैं या फ़लस्तीनी हैं उनके लिए खुशहाली के दिन लाएंगे, अच्छी खबरें लाएंगे। वैसे भी 1500 जो ट्रक्स हैं अब गज़ा में दाखिल होने वाले हैं, ये इस बात की भी इत्तला मिली है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान की हुकूमत को किस तरह क़दामत पसंद हुकूमत कहा जा रहा है और उसे ख़वातीन की दुश्मन हुकूमत बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी आयद की गई है, यहाँ तक कि ख़वातीन तनहा बाहर भी नहीं निकल सकती। लेकिन अब खुद तालिबान के जो हुकूमत है उसके एक नायब वज़ीर ख़ारजा हैं और नायब वज़ीर ख़ारजा ने अब ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, उन्हें तालीम से रोका जा रहा है और ख़ास तौर पर उन्होंने मुतालबा किया है कि लड़कियों की तालीम पर जो पाबंदी आयद की गई है उसे हटा दिया जाए, उसे बर्खास्त किया जाए। उन्होंने इस पाबंदी को लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया है। आपको बता दें कि नायब वज़ीर ख़ारजा शेर मोहम्मद अब्बास इस्तांकज़ई ने ख़वातीन की तालीम पर आयद पाबंदियों को शरीयत के ख़िलाफ़ करार दिया। अफ़गानिस्तान की 40 मिलियन आबादी में आपको बता दें कि 20 मिलियन ख़वातीन है। अब उम्मीद है कि तालिबान में से ही अगर आवाज़ उठ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस्लाम ने कभी भी ख़वातीन को हुसूल इल्म से नहीं रोका है और यहाँ तक कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जो हमारी जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं, वो बहुत बड़ी ताजिरा थीं। उनका बिज़नेस सऊदी अरब से लेकर शाम तक फैला हुआ था और आप अंदाज़ा कीजिए कि वो अपनी सनतकारी के ज़रिए, अपनी तिजारती सरगर्मी के ज़रिए एक अहम मुकाम रखती थी। तो अब ख़वातीन को हम कैसे रोक सकते हैं, ये सबसे अहम बात है। और आपको बताना ज़रूरी है कि शेर मोहम्मद अब्बास इस्तांकज़ई ने अच्छी बात कही है और तालिबान को भी ये सोचना चाहिए कि अगर माँ तालीम याफ्ता होती है तो समझिए कि उसके गोद में पलने वाले बच्चे भी, गोद में पलने वाली नस्ल भी तालीम याफ्ता हो सकती है। और आज दुनिया में तालीम बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए तालीम का हासिल करना फ़र्ज़ था और आज भी फ़र्ज़ है। और अगर इस तरह की हरकतें की जाती है, ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, तो ये बहुत बुरी बात है। नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं अमेरिका में आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तक़रीब हलफ़ बर्दारी मुनक़िद हो रही है और उससे पहले उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नामी रैली से खिताब किया, जिसमें बताया जाता है कि 2 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पहला दिन, उनकी हुकूमत का पहला दिन, पहला हफ्ता और पहला साल अमरीकियों की तरक्की का साल होगा और अमरीका ने पिछले 4 वर्षों के दौरान आलमी सतह पर जो खोया है उसे पाया
لایا جائے گا اور جو امریکہ کی عزت تھی جو خاک میں مل گئی تھی اس عزت کو وہ دوبارہ بحال کریں گے. اس طرح کی بات ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے. ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 78 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے آج حلف لے رہے ہیں اور اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے کس طرح کامیابی حاصل کی تھی اور ان کو صنعتکاروں اور جو دنیا کے ارب پتی ہیں ان کی کس طرح تائید و حمایت حاصل رہی. لیکن جہاں تک ٹرمپ کا سوال ہے ٹرمپ نے اب اپنی یعنی تقریب حلف برداری سے قبل ہی انہوں نے کرپٹو کرنسی لانچ کر دی, اپنی خود کی کرپٹو کرنسی لانچ کر دی ہے لیکن اس سے کچھ خریدا نہیں جا سکتا. اس کے باوجود جو ٹرمپ کے حامی ہیں وہ کرپٹو کرنسی بڑے پیمانے پر خرید رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کرنسی کی مارکیٹ جو ہے مارکیٹ کیپٹلائزیشن $5.5 ارب تک پہنچ گئی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ٹرمپ مختلف طریقوں سے اپنی آپ کو عوام میں مقبول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. ویسے بھی ناظرین جہاں تک آپ دیکھیں گے کہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا سوال ہے اس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے اب ٹرمپ کی جو افتتاحی تقریب ہوگی یعنی انوگرل یعنی سیشن ہوگا یا فنکشن ہوگا ان کا یا حلف برداری ہوگی وہ انڈور ہوگی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے 40 برسوں میں یہ پہلی مرتبہ اس طرح کی تقریب منعقد ہو رہی ہے. of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Think of it. We've allowed millions and millions of people into our country through open borders. No checks, no vetting, no anything. Millions and millions of people. And lots of those people are murderers. 52% of them killed more than one person. Other than that, they're quite fine. They're nice people. These are rough people. Remember, I used to say these people are rough. And they would say, no, these are illegal immigrants. They're very safe. I said, they're not safe. Look at what's happened with Venezuela, where they're sending these gangs in and they're taking over apartment complexes in Colorado and then cutting off the fingers of a man who had the nerve and desire to call the police. He said, you want to call the police? Bah, guess what? You have no fingers. These are rough people, and they're getting the hell out of our country. They're out. The border security measures I will outline in my inaugural address tomorrow will be the most aggressive, sweeping effort to restore our borders the world has ever seen. You know, we had the best, safest border in the history of our country. You remember that with the great chart that I put up. I don't even know if they have that chart now. Maybe they do. These guys are good. Maybe they do. Who the? I don't know. I didn't tell them I was going to do this. I didn't tell, but we have some very good people, but I didn't say. But we had a chart, and I looked to my right, and then they said, ooh, that hurt. What the hell was that? I still have that throbbing feeling in my ear. Oh, there it is. Look at it. These people are amazing. I didn't tell them I was doing that. That's fantastic. Yeah, it's all over the place. I love that. That is the most beautiful piece of paper I've ever seen in my life. But if you look at that chart, and you look at the red arrow on the bottom, that's the single lowest we ever had in history, at least recorded history, of illegals pouring into our country. We had done a great job, and then they took over, and look what happened. It's like an Elon Musk rocket ship going up. That reminds me of Elon, his rocket ships. Look at that. Look at the difference. And it just continued, and we're taking in people that shouldn't be here. They come in from prisons, from jails. They shouldn't be here. Mental institutions. I used to mention... ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں ارب پتیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی بلینرز کی جو تعداد ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ بھوک و افلاس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور بھوک سے مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. بہرحال جہاں تک عالمی سطح پر ارب پتیوں کی تعداد کا سوال ہے تو آپ کو بتا دوں کہ 2023 کی بنسبت 2024 میں ان ارب پتیوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک ایسے وقت جبکہ سوئٹزرلینڈ کے
डेवोस में आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास शुरू हो चुका है। ऐसे में ऑक्सफाम ने दुनिया भर के अरबपतियों की तादाद के साथ साथ उनकी दौलत के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट जारी की है। और आपको ये बता दें कि अरबपतियों की दौलत में ये कहा जा रहा है कि 2023 की बनिस्बत 2024 में यानी एक साल के दौरान 2 खरब डॉलर्स का इजाफा होकर अब दुनिया के तमाम अरबपतियों की जो मजमूई दौलत है वो 15 खरब डॉलर्स हो गई है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज दुनिया में अरबपतियों की वजह से किस तरह माशी तफावत या फ़र्क पाया जाता है, अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो किस तरह बढ़ता जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि दुनिया में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भूख से भी लोग यानी मर रहे हैं, बिलक रहे हैं। तो आपको बताना ज़रूरी है कि दुनिया में भूख से हर रोज़ 21,000 लोग मर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि दौलत किस काम की है। अगर कोई अरबपति दौलत कमा रहा है लेकिन दौलत गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए खर्च नहीं कर रहा है या चैरिटी का काम नहीं कर रहा है तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। वैसे भी नाज़रीन 2024 में अगर देखा जाए तो दुनिया के जो जुमला अरबपति हैं उनकी तादाद 2,770 बताई गई है और 2023 से इसमें 203 अरबपतियों का इजाफा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि हर हफ्ते ये कहा जा रहा है कि दुनिया के अरबपतियों में 4 अरबपति का इजाफा हुआ है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि हर अरबपति की दौलत में यूं मियाँ आपको यानी 2 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है, औसतन ये बात कही जा रही है। लेकिन दुनिया के 10 सरफरीज जो अरबपति हैं उनकी दौलत में हर रोज़ ये कहा गया कि 100 मिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है। लेकिन दौलत आप कितनी भी कमा लें या अरबपति बन जाएं, अगर आप आवाम की चैरिटी के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, ज़रूरतमंदों की चैरिटी के लिए, गरीबों की मदद के लिए अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो वो दौलत बेकार है। नाज़रीन हम आपको बताएंगे कि आखिर हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालिया अरसे के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिंगापुर का दौरा किया और उसके बाद अब वो स्विट्ज़रलैंड के डेवोस पहुंच गए हैं जहां पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास भी शुरू हो चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बताना ये है कि हिंदुस्तान की 6 रियासतों के जो डेलीगेशंस है वो भी डेवोस में हैं और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का सवाल है, आज वो वहाँ पहुँच चुके हैं यानी डेवोस पहुँच चुके हैं और वहाँ पर जो तेलंगाना के आवाम है यानी मुकीम है उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और उनके डेलीगेशन का वालेहाना खैर मकदम किया है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि वहाँ पर उनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे लोकेश नायडू से भी हुई है और ये मुलाकात बहुत खुशगवार दिखाई दे रही थी। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक यानी हिंदुस्तानी रियासतों का सवाल है, ये एक रिपोर्ट मंजरेआम पर आई है कि डेवोस में बैरूनी सरमायाकारों को और कौमी सरमायाकारों को अपनी रियासत में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की खातिर 3 जुनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर्स के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला है। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पिछले साल हमने 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की थी रियासत तेलंगाना के लिए और अब हमने एक हदफ मुकर्रर किया है 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी का और उम्मीद है कि हमने जो टारगेट यानी मुकर्रर कर रखा है, हदफ मुकर्रर कर रखा है, उसे पूरा करेंगे। तो बहरहाल ये डेवोस से खबर आई है और आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको न सिर्फ आलमी खबरें बल्कि डेवोस में जो खबरें हो रही हैं यानी तब्दीलियाँ आ रही हैं, माहदे हो रहे हैं आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ या फिर तमिलनाडु के साथ, उस बारे में भी हम आपको वाकिफ करवाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पिछले मरतबा 40,000 करोड़ रुपये का सरमाया तेलंगाना लाया था और अब उन्होंने अब दावा किया है कि वो 1 लाख करोड़ रुपये का सरमाया इस मरतबा तेलंगाना लाएंगे और तेलंगाना के अवाम को खुशहाल बनाएंगे। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बताना ज़रूरी है कि रेवंत रेड्डी ने यह भी ऐलान कर दिया है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन वो तेलंगाना को बनाकर रहेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि कई ऐसे माहदे हैं जिसके तहत फ्यूचर सिटी में प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जाएगा। बहरहाल नाज़रीन इसके साथ मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।